कॉन्ग्रेचुलेशंस माधवेंद्र ऑन गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 153। थैंक यू सर। आप अपने बारे में ब्रीफली बताओ। सर ये माधवेंद्र प्रताप सिंह पूरा नाम है मेरा, और कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड सर ये मतलब ऑल इंडिया रैंक 153 आई है इस बार, और ये ओवरऑल मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो आईआईटी खड़गपुर से ही अपना सेम कॉलेज है। तो ग्रेजुएशन हुआ सर 2020 में, फिर उसके बाद 1 साल जॉब करी मुंबई में, और फिर उसके बाद रिज़ाइन करके फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो ओवरऑल सर ये 5th अटेम्प्ट था और 4th मेंस था मेरा। फर्स्ट टाइम ही मेंस मेरा क्लियर हुआ है, एंड फर्स्ट टाइम ही फिर इंटरव्यू वही निकला, और इस बार सिलेक्शन हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। राइट। अच्छा माधवेंद्र, जैसे आपका ऑप्शनल मैथ्स है, तो मतलब बैकग्राउंड में क्या चीज़ें आप को लगी कि भाई हाँ आई शुड गो विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल, और जो मैथ्स के बारे में सोच रहे हैं कि दे शुड गो विद दिस सब्जेक्ट और नॉट, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें नेसेसरी है कि भाई देन ओनली यू कैन गो विद दिस ऑप्शनल? सर मतलब मेरा तो पर्सनल डिसीजन इसलिए था कि सर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, और इलेक्ट्रिकल पढ़ी नहीं थी सर कॉलेज में, मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी मतलब वहाँ। तो उसकी वजह से फिर मैंने इलेक्ट्रिकल नहीं लिया, और मैथमेटिक्स सर ज़्यादा पसंद थी, उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल लिया भी था। तो मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स ही लेनी चाहिए। तो सर मैंने तो मतलब दूसरे ऑप्शनल्स की तरफ ज़्यादा देखा भी नहीं था। मेरा मतलब ना कोई मैंने दूसरा ऑप्शनल की तरफ देखा, ना सिलेबस देखा, बट इतना पता था मैथ्स का भी मैंने इनफैक्ट सिलेबस नहीं देखा, बट इतना पता था मैथ्स से हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे ले लिया था कि पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मेरा कंसिडरेशन तो ये था सर मैथ्स को लेके, और इसके चक्कर में थोड़ा क्या हुआ सर कि मतलब सफ़र भी थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं थी, और जस्ट कॉलेज से निकल के क्या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी एक वो रहता है कि भाई मैथ है हो जाएगी आराम से। बट सर थोड़े यूपीएससी की मैथ में और जो जेई की मैथ थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। तो अगर किसी को मैथ लेनी है तो मैं तो ये कहूँगा कि मैथ्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल। और वेरी गुड क्यों है कि सर क्योंकि मतलब कंसिस्टेंटली अपन देखते हैं कि मैथ का स्कोर 300 से ऊपर जाता ही जाता है। हाँ, हर बार जाता है। तो और बाकी ऑप्शनल्स के साथ आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि उनका स्कोर मैक्सिमम 280 290 कहाँ पे जाके मतलब हवर करेगा या रुक जाएगा। और एक और ये है सर कि मतलब डायनेमिक आपको ज़्यादा उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब चीज़ें मतलब स्टैटिक ही हैं, आपको वही का वही पढ़ना है इसमें, और वही का वही आएगा। PYQs प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो सब कुछ होगा। तो मैथमेटिक्स के ऐसे करके सर फायदे तो बहुत सारे हैं, बट साथ में सर एक और थोड़ा मैथ के साथ ये है कि डे ऑफ द एग्जाम बहुत मैटर करता है। आप चाहे कितना ही पढ़ के गए हो, आपने बहुत टेस्ट लिखे हैं, लेकिन डे ऑफ द एग्जाम पे अगर आपको सही नहीं बैठा, बहुत सारी चीज़ें इनटू फैक्टर आ जाती हैं, तो आपका स्कोर फिर वही 220 230 चला जाएगा। और बाकी ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल में फ़ायदा रहता है कि वहाँ पे आप एटलीस्ट अगर कुछ लिख के आओगे, आपको 2-3 नंबर तो 10 में से 15 में से मिल ही जाएंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम मार्क्स। और यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आपने नहीं करा है तो। और यहाँ पे आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों को मैथ्स लेनी चाहिए सर मेरे हिसाब से, जिनको रियली जेन्युइनली इंटरेस्ट है। राइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी निकालते हुए जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो निकाल लेते हैं ब्रूट फोर्स से, रट लिया, रट के जाके आंसर लिख के आ गया। मैथ वो कोई नहीं निकाल पाएगा। अगर मैथ वही निकाल सकता है जिसको मैथ्स में वाकई में इंटरेस्ट है। तो ये एक मैथ्स और दूसरे ऑप्शनल में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैथ्स में पहली बात तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आपको मैथ को कम से कम 7 महीने या 6 महीने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, 6 घंटा दिन का देना पड़ेगा। राइट। और आप उसके साथ अगर जीएस भी मैनेज आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और तो अगर आपके पास इतना टाइम है, मैं कहूँगा अगर आपके पास बहुत जल्दी है ना, जैसे आपको भाई 9 या 10 महीने 1 साल में तैयारी करके आपको क्लियर करना है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा मैथ्स। मैथ्स में उनको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट यू हैव 1.5 ईयर्स, जिसमें आप जीएस मैथ सब कुछ अच्छे से कवर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके निकल जाओ। तो अगर आप 1.5 ईयर्स एटलीस्ट दे सकते हो तो मैथ आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शनल है। और दूसरी बात, थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है मैथ्स में, क्योंकि अपनी सिली मिस्टेक्स और ये सब प्रोसेस भी बहुत लंबी है। दूसरा ऑप्शनल जहाँ 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, अपने यहाँ पे 7 महीने 8 महीने में भी जाता है। राइट। तो अच्छा माधवेंद्र, जैसे आपका ये 5th अटेम्प्ट था। यस सर। तो और मेंस आपने 4 टाइम्स लिखा है। यस सर। तो आप अपने मार्क्स का अगर ट्रैक बता पाओ, और क्या चीज़ें थी जो आपको इस अटेम्प्ट में हेल्प करी आपको, बिकॉज दिस टाइम यू वेरी गुड स्कोर,
यस इट्स 394. नहीं सर, 294 सर, सॉरी 294. 294 यस राइट, अभी 394 तो आते नहीं. हाँ सर, वो तो कैसे माने. तो ये चीज़ आप बताओ. ठीक है सर. तो सर पहले अटेम्प्ट में लाइक मैंने 7 महीने में ही तैयारी करके 7 महीने में जीएस मैथ सब कुछ तैयारी करके मैंने दे दिया था अपना पहला अटेम्प्ट. तो वो 7 महीने में मैथ्स का सिलेबस मुश्किल से 30% कंप्लीट हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ था सर कहने को. तो उसमें मेरे 186 187 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ये आपने कॉलेज मतलब जॉब के साथ दिया? जॉब के साथ दिया था सर. तो 186 187 आए थे. फिर मैंने रिज़ाइन करके फिर प्रिपरेशन अच्छे से करी. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स इंक्रीज होके 235 हो गए थे, 235 या 34 थे. ओके. फिर उसके बाद सर मेरा फोर्थ मतलब जो फोर्थ अटेम्प्ट था और थर्ड मेंस था मेरा, उसमें मेरा स्कोर गिर गया सर. इनफैक्ट 226 हो गया 235 से. 2024 वाला में. हाँ 2024 वाला मेंस. तो ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था हुआ कैसे, ज़्यादा पढ़ के भी कैसे कम मार्क्स हो रहे हैं. और फिर उसके बाद फाइनली सर इस बार 294 है. राइट. तो मतलब ये ओवरऑल मेरा वो था कि प्रोग्रेशन. तो इस अटेम्प्ट में आपने क्या चीज़ें एक्स्ट्रा की जो पहले नहीं कर पा रहे थे आप, इस बार अच्छा स्कोर होने मतलब पीछे क्या आपकी क्या मेहनत रही? अच्छा सर, मतलब ये अटेम्प्ट में मेरा अब तक एक बहुत बड़ा इशू था सर कि मेरे गैप्स बहुत ज़्यादा थे मेरी पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि कभी एक उसमें तैयारी हो नहीं पाई. जैसे लोग करते हैं ना कि लोगों ने 7 महीना अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, 6 महीना अच्छे से मैथ्स पढ़ी, वो मेरा कभी नहीं हुआ. अच्छा. आज तक नहीं हुआ है वो. मतलब मेरी टुकड़ों में तैयारी चलती गई है. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 या 2 महीना मैंने मैथ्स पढ़ी और उसके बाद मैंने दे दिया अटेम्प्ट. फिर उसका जब नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में भाई जो गैप बचे थे उनको मैंने थोड़ा किया, फिर भी बहुत सारे गैप बच गए. तो ऐसे टुकड़ों में करते करते मेरी तैयारी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे गैप रह गए, कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई, अच्छे से नोट्स नहीं बन पाए. तो इस वाले अटेम्प्ट में मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मेरे को अपने गैप्स फिल करना है. तो वो गैप फिल करने के लिए सर मैथोक्रैट का क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, मतलब इमेंसली हेल्पफुल था. पहली बार ही मैंने कोई गाइडेंस ली थी मैथ में, और उसमें सर आपने मतलब जो वे था पढ़ाने का कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर अपन ने 40 से 50 क्वेश्चन उठा लिए, पीवाईक्यूज मिक्स्ड हैं उसमें, और उसको बहुत तेज़ी से अपन ने सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए. तो जो गैप थे कॉन्सेप्ट में वो भी फिल होते गए उसकी वजह से. जो मुश्किल क्वेश्चन थे जो कभी सॉल्व नहीं करे थे उनको देख के भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये क्वेश्चन तो यार इजी है, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, अगर बस प्रैक्टिस ही करनी है अपन को इसको. और तो सर गैप फिलिंग थी. और दूसरा ये था कि सर मैंने टेस्ट दिए हैं सारे इस बार. पिछले अटेम्प्ट में मैंने 5 या 6 टेस्ट ही मैक्सिमम दिए थे. इस बार मैंने सारे टेस्ट लिखे हैं मैथमेटिक्स के. और उसके अलावा सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर होते थे, मैं जैसे 2014 का पेपर 1 उठाया और उसको पूरा 3 घंटे में सॉल्व किया. एज ए टेस्ट सीरीज. हाँ एज अ टेस्ट सीरीज उसको किया. तो ओवरऑल ऐसे करके कुछ 18-20 ऐसे मैंने टोटल वो दिए थे टेस्ट. तो टेस्ट की अच्छा अमाउंट था. तो वो और जो स्ट्रैटेजीज मेरे को असली पेपर में इंप्लीमेंट करनी थी सर, वो मैंने क्या टेस्ट में ही बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करा कि ताकि एक मेरी स्ट्रैटेजी बन जाए, उसी को मैं इंप्लीमेंट करूँ फाइनल पेपर में, कुछ नया वहाँ एक्सपेरिमेंट ना करूँ. और शॉर्ट नोट्स सर बना लिए थे इस बार थोड़े. तो ये अच्छा, ये जैसे आपने बोला कि पहले स्ट्रेटेजी आप मतलब पहले वहीं जाके देखते थे कि क्या अटेम्प्ट करना है. yes. तो इस बार आपने पहले से ही ये डिसाइडेड कि भाई मेरे को इस टाइप से वहाँ पे फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है. तो मतलब क्या थी दोनों में डिफरेंस, क्या था इस बार आपकी स्ट्रेटेजीज में? अच्छा सर मतलब अभी तक तो ऐसा था ना कि जब तैयारी कंप्लीट नहीं होती थी तो ज़्यादा तैयारी ना होने की वजह से एक और चीज़ होती है ना कि थोड़ा एक गलत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अपन एग्जाम में जाके चीज़ तो एग्जाम में देख लेंगे, चलो यार कोई बात नहीं, ईजी दिख रहा है क्वेश्चन तो. और जब तक आप पेन और पेपर लेके उसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको अंदाजा नहीं लगता है वो क्वेश्चन कितना डीप है और क्या है. ऊपर से देख के तो आप बस बोल दोगे हवा में कि ये तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन. जैसे सेरेट फ्रेंडेट फॉर्मूले हैं, उसके काफ़ी क्वेश्चन है, देख के ऊपर से लगता है तो बन जाएगा. आप बस उसके अंदर घुसोगे तो भाई कहीं भी कॉम्प्लिकेशन फंस गई और क्वेश्चन अटक जाएगा. तो इस बार सर ये था कि मतलब पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पहला तो मेरा ये होता था जिन क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करता था. कोई भी अगर नया क्वेश्चन भी मेरे को दिखता था जो मैंने आज तक अटेम्प्ट नहीं कराया तो मैं उसको हमेशा आखिरी के लिए छोड़ता था. पहले मैं लीनियरली क्वेश्चन करता था, फर्स्ट करा उसके ABCD ऐसे करे, फिर उसके बाद ऐसे करे, तो ऐसे करता था. इस बार मेरा ये था जो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हूँ, जो क्वेश्चन मैंने देखे वो क्वेश्चन मैं पहले करूँगा, चाहे वो कहीं किसी भी नंबर पे हो. और उसके अलावा सर मतलब क्वेश्चन की जो चॉइस है ना, वो चॉइस इस बार मेरी इंप्रूव हुई है. कैसे, कौन से क्वेश्चन चूज़ करे मैंने.
तो क्वेश्चन चूज करने में भी है ना प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी ज़्यादा है कि आपको देख के ही पता चल जाए कि यार ये क्वेश्चन में मेरे को कितना घुसना पड़ेगा, ये मैथ में बहुत नेसेसरी है मेरे को लगता है सर। अगर गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, 10 मिनट अगर उसमें निकल गए तो वो कॉन्फिडेंस भी खा जाता है, टाइम भी खा जाता है, और वो कास्केडिंग इफेक्ट है सर, फिर वो बढ़ता जाता है उसके आगे। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय टाइम ये था सर कि मतलब जो जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ वही करूँगा मैं, और बाद में वो कॉन्फिडेंस क्या है उन क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट हो जाता था जिन क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत हो सकती थी, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए मेरे से। हाँ, इनिशियली जो थोड़े अनसॉल्वेबल लग रहे थे वो भी फिर हो जाते हैं, वो भी फिर हो जाते हैं। टाइम इज देयर एट योर डिस्पोजल, तो उससे चीज़ें ये सर, और वो सब मेंटल गेम है, मैंने देखा है मैथ्स मेंटल गेम है। तो मेंटल गेम में आप अगर मास्टरी हासिल कर लिए हो तो आप कितना ही हो मतलब आपका डे खराब जा रहा हो, आप एक अच्छा वो कर सकते हो। राइट। सो आपके हिसाब से जो टेस्ट हैं वो हमें एग्जाम से पहले लिखने चाहिए? बिल्कुल सर, मतलब टेस्ट लिखने चाहिए, और आपको जो एक्सपेरिमेंट करने हैं ना टेस्ट के साथ कर लो, पहले कर लो। जितने करने हैं उसमें नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं वो नहीं देखना चाहिए, उसमें आप बस करो। और वो हमें टाइम बाउंड मैनर में करने हैं, 3 आवर्स में। 3 आवर्स में ही करने हैं सर उसको। तो मतलब आप अगर 4 या 5 घंटा लगाओगे तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। वो 3 घंटे में आपसे जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 5 की जगह 3 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो आपकी असली हकीकत बताते हैं वो। आप कितना पानी में हो इस टाइम पे वो जानना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि आपका कुछ टाइम लिमिट था क्या हर क्वेश्चन के लिए? जैसे ये देखा गया है कि समटाइम्स आप क्या है कि कोई क्वेश्चन ऑन द सरफेस ऑफ इट इजी लग रहा है, पर आप उसको करने लगे तो फिर उसमें टाइम लग गया, तो आपने कुछ कैप रखा था कि भाई इससे ज़्यादा टाइम तो मेरे को नहीं देना, आई विल मूव ऑन, फिर बाद में देखूंगा इसको, ऐसा कुछ था इस अटेम्प्ट में या प्रीवियस अटेम्प्ट में? ये डिफरेंस था क्या आपका कुछ? हाँ सर, डेफिनेटली था। मतलब इस बार मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को कितना टाइम देना है, तो 10 मार्कर और 15 मार्कर के लिए एकदम स्टैंडर्ड मैंने कुछ टाइम नहीं बनाया था, लेकिन टॉपिक वाइज टाइम बना रखा था कि लीनियर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है और इजी है तो यार वो 4 या 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए अगर 10 मार्कर है तो, और क्लिक मेरे को लाइक 1 मिनट के अंदर वो हो जाना चाहिए कैसे सॉल्व होना है। और कोई अगर लंबा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रूफ है, कॉम्प्लेक्स का कोई प्रूफ आ गया, किसी का आ गया, तो भाई अगर मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूँगा और मैं करके आया हूँ जस्ट उसको एग्जाम से 5-6 दिन पहले, तो अब वो ठीक है। अगर वो 12 मिनट 15 मिनट भी मेरे ले रहा है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ एटलीस्ट उसको सही कर दूंगा, तो वर्थ इट हो जाता है वो। तो ऐसे मैंने थोड़ा डिवाइड कर लिया था। फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन है, अगर वॉटेक्स का कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें मेरे को थोड़ा ऑब्वियसली उसको सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको टाइम देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी करने से क्या होता है सर, सिली मिस्टेक होती है, एरर्स होगी। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए इनमें तो टाइम लगने वाला है, और अगर आपने कॉन्फिडेंट हो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर टाइम लगाओ उसमें। ओके, तो ऐसा। अच्छा, बेसिकली कुछ न्यू क्वेश्चंस होते थे तो वो आप लास्ट के रखते थे। हाँ सर। पर जैसे कोई टॉपिक है उसमें आपने अच्छे से टाइम दिया हुआ है पहले, एंड यू फील कि भाई हाँ ये क्वेश्चन या तो मैंने किया हुआ है या मेरे से हो जाएगा, तो इवन उसमें थोड़ा उसमें अगर दे सकता मैं दे देता था, मेरे को ऐसा कुछ हो नहीं। तो जनरली ये प्रूफ के क्वेश्चन होते होंगे? जनरली प्रूफ के क्वेश्चन सर, या तो यूजुअली प्रूफ के ही होते थे, या तो जैसे फॉर एग्जांपल एसएचएम का वो स्ट्रिंग वाला आ गया, ग्रेविटी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने अटेम्प्ट तो नहीं करा था असली पेपर में, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर मैंने कुछ कर रखे हैं पहले अच्छे से, तो इनको अटेम्प्ट करने में मेरे को कुछ जा नहीं रहा था, अगर लगते 15 मिनट में दे देता। अब जैसे इसी टाइम में एक थीम होती है हमारी ओडी में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जनरली आता है क्वेश्चन, इस बार भी आया। यस सर। तो अब जैसे जो क्वेश्चन आया उसमें अगर आपने लेट्स से कि 30 डेज पहले भी नहीं किया था उसको, तो वो अच्छा खासा कैलकुलेशन है उसमें और एरर के हाई चांसेस है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे आप बोल रहे हो कि टाइम लिमिट आपने दे रखी है, तो वो हेल्प करता है। इनफैक्ट जैसे कुछ साल पहले वेक्टर एनालिसिस का एक कंपल्सरी क्वेश्चन था जो उसमें एरर थी, मिसप्रिंट थी। हाँ, ये सर वेरी इजी क्वेश्चन, 2022 का ही था वो। हाँ, आई थिंक शुभांकर वाले बैच में था, 5E वाला था। हाँ, वो कंपल्सरी में था। तो उसमें अब वो ज्यादातर लोगों ने उसको ले ईगो पे कि यार वेक्टर का क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। उसका आई थिंक 0 आंसर आता था। हाँ, और वो उसमें पेपर में आर कैप की जगह आर वेक्टर लिख दिया था उसने। हाँ, उसमें मेरे को याद भी है सर, कुछ ऐसा था वो ग्रेड आर वेक्टर बाय आर की पावर 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा टाइप का। तो वहाँ आर वेक्टर की जगह आर कैप होना था रियल में। हाँ, ये सर। तो अब उसमें बहुत लोगों ने टाइम वेस्ट किया। इनफैक्ट शुभांकर भी मेरे को बता रहा था कि उसका उसमें टाइम चला, मेरा भी गया था सर उसमें। मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था उसमें, मतलब मेरा भी लगभग 10 से
15 मिनट के बीच में कुछ टाइम गया था और उसके चक्कर में प्रूफ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ। और आखिरी में मैं कुछ जुगाड़ बिठा के उसको प्रूफ करके आ गया इज इक्वल टू 0, तो वो तो और गलत हो गया। तो ऐसे जगह ये टाइम लिमिट हेल्प करती है। हाँ सर। क्योंकि वो चलो एंड में आपके पास टाइम बच गया तो फिर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यस। बट अगर शुरू में आप ऐसे करोगे फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो वही सर, जैसे ऐसे वेक्टर वाले, अगर आपको पता है वेक्टर आइडेंटिटी के कोई क्वेश्चन है, हाँ। तो उसपे सर वेक्टर आइडेंटिटी में आपको 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। राइट। तो अगर नहीं हो रहा है उसमें तो छोड़ के आगे बढ़ो। वो है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए कि मैं इतना टाइम दे चुका हूँ तो यार अब ये वेस्ट हो जाएगा मेरा, मैं थोड़ा और दे देता हूँ। ये लालच से बचना चाहिए। सही बात है। जैसे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में भी है ये सर कि इतना हो गया है तो थोड़ा और कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैथ्स में, जैसे ये बहुत लोगों का रहता है डाउट, जैसे मैं भी टेस्ट सीरीज होती है तो कॉपी चेक करता हूँ मैं, तो मैं जनरली अगर सही है तो मतलब मान लो फाइनल आंसर रॉन्ग है तो जनरली मार्क्स नहीं मिलते उसको। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें कि भाई ये बाइनरी मार्किंग होती है या मतलब आपने जैसे टोटल किया होगा आपका। अच्छा, आपका जैसे इस बार 294 है तो आपके करेक्ट अटेम्प्ट क्या थे इसमें? अच्छा। उस बेस पे अगर आप इस सेंस में बता पाओ कि भाई मार्किंग कैसी है, बाइनरी है या कुछ स्टेप मार्किंग? सर मतलब मेरे ओपिनियन में तो स्टेप मार्किंग है ना वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ पे 2 पार्ट है क्वेश्चन के। राइट। और आपने एक पार्ट सॉल्व कर दिया है। हाँ। तो उसमें आपको मेरे ख्याल से मिलते हैं सर, क्योंकि लोगों के ऐसे नंबर आते हैं भाई उन्होंने 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 मार्क के क्वेश्चन में 5 और वो 5 मिल गए उन्हें। वो तो एक्चुअली सेपरेट पार्ट। हाँ, वो तो एक तरह से सेपरेट पार्ट ही हो गया। तो आने भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है सर इसको छोड़ के तो नहीं होती है स्टेप मार्किंग, क्योंकि मैंने अपने अब करेक्ट अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा फर्स्ट पेपर में 210 से कुछ ऐसा 215 टाइप का कुछ मेरा करेक्ट अटेम्प्ट था। और आपके एक्चुअल पेपर 1 में है 149। और सेकंड पेपर में मेरा करेक्ट अटेम्प्ट लगभग 180 से 185 ऐसा कुछ रेंज का था और मेरा एक्चुअल स्कोर 145 आया है। तो जितना मैंने कैलकुलेट किया तो अगर किसी में मैंने थोड़ा सही कर रखा था ना मैं उसको गिनता ही नहीं था, मतलब अगर कुछ गलत हो गया उसमें तो, और वो लगभग सही बैठा सर। सिमिलर सही। हाँ, सिमिलर सही बैठा है। रफली 0.7 टाइप स्केल्ड लग रहा है। और सर पेपर 1 में मेरे को ज्यादा लगता है थोड़ा। पेपर 1 में अगर आपने गलती कर दी है ना वहाँ बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और पेपर 2 में मेरे को ऐसा लगता है सर फिर भी है ना थोड़े शायद दे देते हैं, ये अगर आपकी कुछ गलती हो गई। मेरे को जो इस अटेम्प्ट में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। अब पेपर 2 में जनरली क्वेश्चन भी थोड़े प्रूफ बेस्ड आते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद प्रूफ अटेम्प्ट कराया एक स्टेप तक अगर सही है, लॉजिक सही जा रहा है तो मे भी क्या पता शायद वो देते हैं उसमें। बट अपन को इसके भरोसे तो नहीं बैठना चाहिए। मतलब हमें बाइनरी सेंस में सोचो, वर्स्ट केस सोच के चलो आप। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा इसमें कि भाई एरर रेक्टिफिकेशन के लिए आपके क्या मेथड्स थे, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। वंस एक तो है कि भाई कंटेंट आपका होना चाहिए जो सिलेबस में और पीवाईक्यूज आए। फिर सेकंड चीज़ यही हो जाती है कि भाई एरर रेक्टिफिकेशन कैसे करें। तो उसमें आपकी क्या अप्रोच थी? ओके सर, मतलब एरर मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि मेरे से लगभग 70 से 80 नंबर की मेरी मिस्टेक हर साल होती थी सर, सिली मिस्टेक। तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इस चीज़ पे। मैं खुद परेशान रहता था कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूं। तो मेरे को लगता है सर कि अगर कोई कुछ लोगों का क्या भाई सबकॉन्शियस माइंड और वो थोड़ा या तो फोकस इतना ज़्यादा अच्छा होता है उनसे नहीं होती है सिली मिस्टेक। लेकिन अगर मेरे जैसा केस है किसी का जो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करता है तो आई थिंक रीचेकिंग इज़ दी ओनली मतलब वो ऑप्शन आपके पास जो बचता है। तो रीचेकिंग मेरा ये होता था, मैंने इस अटेम्प्ट में किया था कि मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसके बाद उसको पूरा रीचेक करता था। उसी टाइम पे करता था। तो इस बार का पेपर 1 अगर मैं रीचेक नहीं करता तो मेरा 2.5 घंटे में मेरा पेपर हो गया था, मतलब 2 घंटा 25 मिनट में। वो रीचेकिंग की वजह से मेरे को आधा घंटा और लगा है। तो लगभग आखिरी का 5 मिनट भी मेरे फ्री था, लेकिन वो रीचेकिंग में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। तो मेरा पेपर 1 में मेरी सिली मिस्टेक कम हुई है काफ़ी, और वो इसी वजह से हुई क्योंकि मैं रीचेक हर क्वेश्चन को किया हूँ। और पेपर 2 में मेरे से ये हुआ, पेपर 2 में सिली मिस्टेक मेरी इस साल भी हो गई, लाइक करीबन 30 मार्क की सिली मिस्टेक हुई है इस बार, जो कि मैं तो ठीक है अब इनएविटेबली मान रहा हूँ उसे कि ये तो होनी थी मेरी, तो बच नहीं सकते थे। लेकिन पेपर 2 में थोड़ा मैंने रीचेकिंग हल्का सा कम रखा था, और पेपर थोड़ा लेंथी भी रहता है पेपर। तो पेपर 1 में जहाँ मैंने अच्छे से करा रीचेक वहाँ कम हुई सिली मिस्टेक। तो आपको ये करना चाहिए। और दूसरा एक वो लोग टॉपर्स भी एडवाइस करते थे और मैंने भी उसको फॉलो किया था कि आपके ना पता होनी चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हो। उसकी एक लिस्ट आप अगर बना के रखोगे ना, तो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन स्पेसिफिक होनी चाहिए वो लिस्ट, कि जैसे अगर कोई एक इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन में आप बार बार एक ही चीज़ गलती कर रहे हो, तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बाकायदा आप लिखो और उसमें वो सिली मिस्टेक नीचे लिखो, ये प्रोन हूँ। तो मैं तो ऐसा करता था कि जैसे जब टेस्ट देता था तो मैं ऐसा लिखता था टेस्ट 2
और टेस्ट 2 में मेरी जो सिली मिस्टेक हुई है तो लाइक 2A क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मैं वो लिख लेता था ये क्वेश्चन है, हाँ। और पूरा एकदम स्टेटमेंट वाइज नहीं, वो पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन है, बस उसका कुछ नोटेशन वगैरह लिख लिया और नीचे इसमें लिख देता था कि बिवेयर ये सिली मिस्टेक ट्रैप ऐसा करके। और इसको क्या है, बार बार उसको अगला टेस्ट देने से पहले एक बार उसको देख लिया, वापस से पेपर 1 या पेपर 2 का देख रहा हूँ मैं टेस्ट, तो उसको देख लिया, तो वो फिर नहीं होती थी। बेसिकली यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर एरर्स। हाँ ताकि वो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे हाँ तो आप एक्स्ट्रा सतर्क हो जाओ। हाँ सतर्क हो जाओ, सही बात है। ठीक है, तो एरर्स का ये अच्छा। मैथ्स और जीएस में बैलेंस किस टाइप से आपने किया एट वेरियस स्टेजेस? ओके, मैथ और जीएस में हाँ सर मैथ और जीएस को बैलेंस करना मेरे हिसाब से टफ तो है, मतलब स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि जीएस में भी स्कोर करना अब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। मतलब जीएस में एक टाइम पे स्कोर्स जो आते थे अब वो जीएस में भी नहीं आ रहे हैं। तो जीएस में भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके जीएस 1 या जीएस 3 जैसे सब्जेक्ट में आप बहुत मेहनत करोगे तो जाके 10 नंबर कुछ बढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ भी एफर्ट लगाना है और आपको साथ में मैथ में भी एफर्ट लगाना। मैथ में कंपेरेटिवली आप एफर्ट लगाओगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है जीएस के मुकाबले, तो ऑब्वियसली हाँ, थोड़ी श्योरिटी है, थोड़ी श्योरिटी है सर, वैसा फील तो एटलीस्ट फील आएगा हाँ कि मैं सही करके आया हूँ, आंसर मैच हो गया, हाँ अब Right. मेरे को मिल जाएंगे नंबर इसमें। तो मैनेज करने के लिए सर ये था कि मैथ को एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, दिन का एटलीस्ट 6 घंटा तो आपको देना ही है। तो पर्टिकुलरली सर जैसे ही प्रीलिम्स हुआ तो मेरा स्कोर थोड़ा ठीक आ रहा था प्रीलिम्स में, मैं श्योर था मेरा निकल जाएगा। तो लाइक इमीडिएटली मैंने 2 चीज़ों पे वर्क करना चालू करा, एक था मेरा ऐसे और एक था मैथ। Okay. तो इन दोनों को मैंने साथ में पकड़ा और रिजल्ट आने तक मतलब फिर मैंने जीएस भी स्टार्ट कर दिया था, जीएस के भी मैंने टेस्ट दे दिए थे, करीबन 6-7 मैंने टेस्ट जीएस के भी लिख दिए थे रिजल्ट आने से पहले प्रीलिम्स का, और मैथ के भी मैंने टेस्ट लिख दिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो एटलीस्ट आप 6 आवर्स पढ़िए, और एक चीज़ ये है कि इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि आप मैथ की प्रिपरेशन को कहीं रोक सकते हो, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं रोक सकते हो। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि बीच में आप मैथ को रोक दो उस टाइम पे जीएस पढ़ लो, तो ये डिजास्टर्स है सर। राइट, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और क्रैश कोर्स ने इसमें मदद करी। क्रैश कोर्स क्या रोज होता था, हाँ। तो उसके चक्कर में मैथ से कांटेक्ट रोज बना हुआ था, तो अगर मेरी मर्जी ना भी हो मैथ की तो भी ज़बरदस्ती वो मैथ हो ही जाती थी। हाँ। तो उसमें भी वो हेल्प कर दिया वो क्रैश कोर्स। और तो हाँ सर, और एग्ज़ाम जब पास आ जाता है, जैसे बहुत क्लोज आ गया है मेंस, तो मैंने तो पर्टिकुलरली इस बार मेंस ऐसे का पेपर था, ऐसे से 3 दिन पहले भी मैं मैथ्स कर रहा था। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सर मैथ तो आपको एकदम आखिरी तक लेके जाना है, मैथ्स नहीं छोड़ सकते हो आप। और बाकी टाइम पे आप जीएस के टेस्ट लिखिए, जीएस का टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए जितना भी आपको 5-6 घंटा और मिलेगा आपको मैथ अगर आपने ऑप्शनल लिया तो 10 घंटा 11 घंटा पढ़ने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा एटलीस्ट आपको। तो बाकी समय में फिर टेस्ट लिखिए जीएस का, और अगर ब्रेक आपको कभी किसी दिन लेना है तो भाई, क्योंकि भाई रोज तो नहीं हो सकती है इतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई, अगर ब्रेक लेना है तो आप मैथ के समय को मतलब बहुत ज़्यादा कम मत कीजिए, मैथ को 4 घंटा रखिए, जीएस को भले ही मैं तो कहूँगा कम कर दो थोड़ा, बट मैथ फिर भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके। अच्छा, आप जैसे मैथ्स के लिए अगर आप PYQs किस ईयर तक किए आपने, और बिकॉज सिमिलर सा सिलेबस अपने पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी है जिनका मैथ्स ऑप्शनल है, यस। तो क्या फॉरेस्ट के भी आपने PYQ किए थे? इफ़ यस तो दोनों में किस ईयर तक आपने किए थे? सर सिविल सर्विसेज के तो जब मैं 2024 का ही अटेम्प्ट दे रहा था तो उसी टाइम पे ना कुछ टॉपिक्स के तो मैंने 1992 तक के PYQ कर लिए थे। अच्छा। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह हो गया, तो इसके तो 92 से मैंने PYQ कर लिए थे बहुत सारे, और कुछ बहुत टफ क्वेश्चन मेरे को लगते थे 2024 में, तो उनको मैं छोड़ देता था, और उनमें से एक क्वेश्चन आ भी गया लाइक 2024 में कॉम्प्लेक्स में आ गया था, वो मैंने छोड़ दिया था और वही आ गया। तो लाइक मैंने जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया और फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, इस बार इन सबको मैंने 1992 93 तक मैंने सारे क्वेश्चन देखे थे, और एटलीस्ट अगर मैं उनको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट देख लेता था। 1992 से 2001 2002 तक के क्वेश्चंस को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई ये इस टाइप से होगा। और 2001 से लेके 2023-24 के तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लिटरली बहुत अच्छे से, क्योंकि आप फॉरेस्ट पे जाने से पहले आप इंश्योर करो CAC का 2000 से लेके 2024 तक के PYQs आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो 2013 तक लागू नहीं होता है मैथ में PYQ 2000 या 2001 से लागू होते हैं मेरे हिसाब से।
और इसके बाद भी अगर आपका टाइम बचता है, जैसे मेरे पास अगर बीच में ऐसा मन करता था या फिर कभी क्लास में डिस्कशन हो रहा है किसी फॉरेस्ट का टॉपिक का, तो वैसे देख लिया करता था मैं कि हाँ ये भी फॉरेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये अलग बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हुआ है। मैंने थोड़ा पैटर्न देखना स्टार्ट किया कि फॉरेस्ट में कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे थे और सेम क्वेश्चन सीएससी में भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो स्पेसिफिकली मैंने फॉरेस्ट का ऐसे नहीं किया था कि मैं 2008 से लेके मैंने फॉरेस्ट के भी सारे सॉल्व कर लिए। तो मोटा मोटा सर मेरा यही रहता था, सिविल सर्विसेज पे फोकस करो और उनको जितना हो सकता है उनको करो। मतलब प्रायोरिटी हमारे पास सिविल सर्विसेज के पेपर्स होने चाहिए, बाकी अगर टाइम अलाउ करता है तो फॉरेस्ट के आप कुछ देख सकते हैं। क्योंकि सर ऐसा है कि अगर फॉरेस्ट का क्वेश्चन बाई चांस इतना हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसको फिर बनाने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, छोड़ दो उसको। राइट, हाँ, मतलब जैसे इस बार अपन देखें तो क्वेश्चन स्पेस का क्वेश्चन आया, हाँ यस, तो वो उस टाइम टेस्ट सीरीज में भी दिया था मैंने। हाँ, बाकी वो इंस्पायर्ड था फॉरेस्ट के पीवाईक्यू से ही। ओके, जैसे फॉरेस्ट में ऐसा कुछ साल पहले आया हो, अच्छा, तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रहे थे। अभी जैसे आई थिंक कुछ साल पहले जैसे वो अपना डिस्कशन हो रहा था, सिलेंडर का एक क्वेश्चन आया था, वो भी पहले का फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। वो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रोल कर रहा है, कुछ तो क्वेश्चन था, वो कंपलसरी क्वेश्चन था। अच्छा, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर नहीं, एक क्वेश्चन था जिसमें वो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से हो जाता है, फोर्स बैलेंस से भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो वो एक्चुअली फॉरेस्ट का कुछ 1-2 साल पहले का ही पीवाईक्यू था और वो सीएससी में फिर आया था, कंपलसरी था वो। तो ये वाले क्वेश्चन सर ऐसे हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, मतलब ये कर सकते हैं कि लास्ट के 5 ईयर के अगर टाइम है तो फॉरेस्ट के कर ली, तो फॉरेस्ट के, हाँ सर, लास्ट के 5 ईयर्स के आप देखना हो तो आप वो फिर भी देख लो। नहीं तो जनरली सर फॉरेस्ट वाले थोड़ा लेवल अच्छा खासा ले जाते हैं, अच्छा लेवल लेके जाते हैं, तो अननेसेसरीली है ना, आपको इस पे बैठना नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। फॉरेस्ट को आप अगर नहीं हो रहा है तो चिल करो, सिविल सर्विसेज के आप सारे करो। प्रायोरिटी 90 से 95% सिविल सर्विसेज है। राइट, अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट नोट्स आपको लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस है? अगर है तो किस टाइप से आप फ्रेम करते थे शॉर्ट नोट्स? सर शॉर्ट नोट्स की मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अब अपन जीएस के लिए बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो मैथ्स तो मतलब और ज़्यादा वास्ट है, मतलब 3 जीएस के पेपर कंपेयर आप कर लो, मिला लो तो जाके मैथ्स का सिलेबस हो रहा है। तो इतने बड़े सिलेबस को आपको भाई आखिरी टाइम पे रिवाइज करने के लिए आपको शॉर्ट नोट चाहिए ही चाहिए। तो मेरे साथ ये भी गलती थी, मैं 4th अटेम्प्ट तक मेरे जो शॉर्ट नोट्स भी बने थे वो जैसे हर टॉपिक के नहीं बने थे, अगर बने भी थे तो गैप्स उसमें बहुत ज़्यादा थे। तो इस बार मैंने ये करा था कि जैसे क्रैश कोर्स में अगर कोई नया टॉपिक आया, कोई नया क्वेश्चन आया है, तो मैं अपना एक डायरी बना रखी थी, उस डायरी में मैं फॉर्मूले अलग लिखता था उसके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उनकी एक मैंने अलग लिस्ट बना रखी थी उसी चैप्टर की। कोई इंपॉर्टेंट प्रूफ हो गया, जैसे इस बार सर वो लैपलेस जो है उसका प्रूफ आया था, हाँ कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन आया था, तो कॉन्वोल्यूशन का प्रूफ मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था अपनी डायरी में कि ऐसे प्रूफ होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप है ना वहाँ नहीं कर सकते हो दिमाग लगा के। उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ अगर आपने वो बार-बार देखा हुआ है तो फिर इजी होगा, इजी हो गया वो, मसल मेमोरी हो जाती है फिर। तो ऐसे मैंने लिस्ट बनाई थी, तो फॉर्मूले हो गए एक साइड पे, और एक साइड पे जैसे लेफ्ट वाले साइड पे फॉर्मूला लिखता था और राइट वाले साइड पे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर पेज पलटा, लेफ्ट साइड पे फॉर्मूले होते थे इंपॉर्टेंट और राइट साइड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो छोटे छोटे, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस नोटेशन लिख दो उस क्वेश्चन की या फिगर बना दो स्टैटिक्स डायनेमिक्स से दो, और बस उसमें लिख दो कि अपन को इसमें ये वाली इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लेना है, इसमें इस पॉइंट के अराउंड वो लेना है, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। राइट, तो उस टाइप से शॉर्ट नोट्स हमने उस टाइम से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और खासकर जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है तो अब इस टॉपिक में भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, और इसके शॉर्ट नोट्स ऐसे थे कि जैसे कोई प्रूफ हो गया मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, तो इसमें बस अपन को क्या है, क्लिक एग्जाम में भी हो जाएगा लेकिन टाइम लग सकता है, तो इसको है ना आप मतलब थोड़ा लिख लो, बस 3 लाइन की जरूरत है, 2 लाइन की, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए कि आप किस चीज़ को ले रहे हो। कभी कभी अपन को नया सेट डिफाइन करना पड़ता है, नया ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है, तो आप बस उसको लिख लो कि ये नया ग्रुप डिफाइन करना है, बाकी दिमाग चल जाएगा फिर एग्जाम में, तो इस हिसाब से बना। राइट, वो जैसे इरेड्यूसिबल और मैक्सिमल का रिलेशन करते हैं, हाँ, तो उसमें एक स्टेप है कि भाई वो उसको अपने को प्रिंसिपल लेना है, प्रिंसिपल आइडियल लेना है, तो वो हिंट रहे हैं, क्योंकि वो एब्रप्ट टाइप से नहीं आएगा। हाँ, मतलब वो तो वही हो गया ना कि सर फिर आप ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हो कि आप वहीं बैठ के आपने तुरंत दिमाग में आ गया मेरे को तो अज्यूम करना है, वो नहीं हो पाता है। आई थिंक इसी स्टेज पे जाके मैथ्स जो जेई के और इसमें फर्क भी आता है, फर्क आ जाता है कि भाई हम ठीक है कर लेंगे उसको, फिर टाइम चला जाएगा, तो आप वहाँ ले लीजिए, आप प्रिंसिपल आइडियल आपको क्लिक कर जाएगा, 20 मिनट बाद क्लिक करेगा कभी जाके कि उसको मान ले तो करना है। राइट, अच्छा, आपकी ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी रहती थी एक्चुअल पेपर में कि भाई जैसे आपने बताया कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा था आप उसको पहले करते थे,
तो यही चीज़ फॉलो करते थे। अब ऐसा भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि भाई मेरे को सेक्शन ए में ये करना है, सेक्शन बी से करने हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, और यहाँ से मेरे को सेक्शन ए से लेट से एक ही ऑप्शनल करना है। ऐसा कुछ रहता था आपका? सर प्री डिफाइंड तो लेके नहीं चलता था मैं। अच्छा। कि मतलब वो पेपर पे डिपेंड करता है। और जैसे इस बार था तो पेपर 1 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मतलब इजी क्वेश्चंस थे, लाइन से सॉल्व हो गए। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखा, सेकंड क्वेश्चन भी बढ़िया दिखा, वो भी लाइन से सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिखा, वो भी लाइन से सॉल्व हो गया। तो अब 2-3 क्वेश्चन यही हो गए। फिर उसके बाद मैं सेक्शन बी की तरफ गया तो वहाँ पे अभी कोई ना कोई तो करना ही था अपन को। तो उसमें 8th क्वेश्चन मेरे को दिखा कि अच्छा इसमें भी कंपेरेटिव है सर, कि मतलब एक चॉइस मैं खुद कंफ्यूज रहता था इसमें कि जैसे एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट है और आपको उसमें एक क्वेश्चन आपको मतलब आता ही नहीं है बिल्कुल एक पार्ट, और 2 पार्ट उसके अच्छे से आते हैं। हाँ। और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 पार्ट थोड़े थोड़े आते हैं और एक पार्ट कंप्लीट आता है। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए इसमें से? मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था। तो इसको भी मास्टर करना है ना, ये टेस्ट में आपको जरूरी है इस इंट्यूशन को। एट द एंड आपको मैक्सिमाइज करने हैं मार्क्स, आपको रिस्क नहीं लेना है। तो अगर मैं अब उन क्वेश्चन को करता था जिसमें मैं 2 में श्योर हूँ और एक मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, मैं वही करता था। जैसे अपन वो डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो इस बार का जो पेपर 1 है उसमें वो जो क्वेश्चन था जिसमें सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन पूछे थे। हाँ, तो उसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन में थोड़ा इश्यू हो सकता था जो कि 5 मार्क्स का था, बस 5 मार्क्स का था। बाकी उसमें वो सारे डुएबल थे। यस। तो उस टाइप से हमें मैक्सिमाइज देखना है कि भाई मार्क्स हमारे कम मैक्सिमम और हम कितने कंफर्टेबल है। यस सर। तो उसमें जैसे मेरे को एक और ऊपर वाले ए पार्ट था शायद, उसमें मेरे को डाउट था, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। मैंने कहा ए शायद वो वेरिएशन नहीं, ए कोई और था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया। और जो 8th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन में बी पार्ट और सी पार्ट देखते ही मेरे को लगा ये तो मैं फटाफट कर दूंगा। तो मैं एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, मैं 8th ही अटेम्प्ट करूंगा। अब मैंने 8th में मैंने पहले बी पार्ट करा, फिर मैंने सी करा। ए को मैंने देखा नहीं था तो ए को मैंने आखिरी में करा। अच्छा, ए शायद वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हाँ, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो उसमें फिर वो कैलकुलेशन एरर का चांस था। उसमें हुआ ये कि मैं थोड़े लंबे मेथड से चला गया। अच्छा, आपने पहले वो सीएफ निकालने के लिए भी हाँ उसके लिए भी यूज करा बॉर्डर मेथड। ये सर, तो उसके लिए भी यूज करा। तो इसमें दिक्कत ये हो गई कि शायद सिर्फ 3 पेज दे रखे थे इन्होंने और मेरा पेज ही खत्म हो गया। तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इंस्पेक्शन से ही पहले सीएफ निकालना है। 3 ही पेज दिए थे इन्होंने। और इस बार और नई चीजें मैंने देखी कि जैसे कुछ को 10 मार्कर्स में 3 पेज दिए हैं इन्होंने। हाँ, जैसे वो इमेज वाला जो था, एक इमेज वाले में दिया, एक इन्होंने 1E जो क्वेश्चन था जो बेसिक सोल्यूशन वाला, हाँ वो उसमें भी इन्होंने 3 पेज दिए थे। अच्छा। और जो 5D था पेपर 2 का, उसमें भी 3 पेज इन्होंने दिए थे। और 5C सॉरी, जिसमें वो cos थीटा बाय 2 वाला क्वेश्चन था जो पेपर 2 में, उसमें भी 3 पेज दिए थे। हाँ, उसमें अगर वो सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करते तो 3 पेज लगते मेरे लगे, वो 3 पेज मैंने यूज नहीं करा था। अच्छा हाँ, इसमें जैसे अभी किस टाइप से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि भाई 10 मार्कर में जनरली क्या पेजेस दे रहे हैं, ये 15 मार्कर में क्या दे रहे हैं और 20 में क्या दे रहे हैं आजकल? सर ये है ना, मतलब टेम्परामेंट से खेल रहे हैं अभी तो। अच्छा। मतलब ऐसा है कि 15 मार्कर में आप जैसे वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला क्वेश्चन था, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप है ना उसको शुरुआत में ही उसको मान के आप उसको सॉल्व करो तो ही 3 पेज में होगा। अब मैंने पेज है ना, गलती हो गई, मैं हमेशा देखता था, इसमें मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा यार बड़ा क्वेश्चन है, 4 दिए ही होंगे पेज इन्होंने, तो गलती हो गई, वो आखिरी में जाके फिर सॉल्व नहीं हुआ, वहीं का वहीं छोड़ना पड़ा मेरे को। और वो आई थिंक 15 मार्क्स का था। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पेज उन्होंने दिए थे। और बाकी जो 10 मार्कर वाले थे, तो 10 मार्कर में इसमें काफी उसमें इन्होंने दिए 3 पेज दिए। तो वो क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है सर मेरे हिसाब से। अगर किसी 10 मार्कर में 3 पेज मिल जाए ना और दिख जाए तो लगता है यार ये तो बड़ा क्वेश्चन है, ये इसमें फंस सकता हूँ मैं, और हो सकता है इजी क्वेश्चन हो। तो ये टेम्परामेंट के साथ भी खेल रहे हैं। ठीक है, पर इन जनरल वही 2 3 इन जनरल तो वही चल रहा है सर। ठीक है माधवेंद्र। अच्छा, और मैथोक्रेट के बारे में आपका क्या फीडबैक है? सर मैं तो यही बोलूँगा सर, मतलब इस बार जैसे मेरे ओवरऑल 990 मार्क्स हैं, तो 990 में से सर एक जो चीज़ है जो कि मेरे को इस रैंक पे लेके आई है, जबकि मेरे ऐसे के नंबर गिर भी गए पिछली बार से, वो मैथ्स ही है सर। सो 294 नंबर मेरे 226 से इंक्रीज हुए हैं पिछली बार से, तो ये बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। और ये सर पूरा काम वो 2.5 महीने का ही है, और वो 2.5 महीने में स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स का ही है। तो मैथोक्रेट के क्रैश कोर्स और मैथोक्रेट की जो टेस्ट सीरीज थी, मतलब यही चीज़ मैं बोलूँगा जो कि मेरे पूरे उसमें मैथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी का था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैं पहले भी सॉल्व कर रहा था, बट
ये जो गैप था ना जो फिल नहीं हो पा रहा था, और एक जो रेगुलर टच जो मैथ्स के साथ था वो जो मेरा मिस हो जा रहा था प्रीलिम्स और मेंस के गैप के बीच में, वो मेरे को क्रैश कोर्स ने दिया। इसकी वजह से मैं रोज़ क्लास जा रहा था। वहाँ पे आप क्या है, फटाफट थोड़े स्पीड हल्की सी ज़्यादा रहती थी, तो वो मैच करने के चक्कर में ना कॉम्पिटिटिव लेवल भी इंक्रीज होता था। दूसरी बात, आजू बाजू जब बच्चों को भी देखता था जो साथ में बैठ के दे रहे हैं, तो उनको देख के लगता था यार अपन को और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और उसके अलावा सर आपका टीचिंग स्टाइल आपका मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा जो जेई वाला हल्का सा जो वो स्टाइल होता है और कॉलेज वाला, तो वो आप में था, तो वो एकदम पसंद आया मेरे को क्लास, इसलिए मैंने एक भी नहीं छोड़ी क्रैश कोर्स क्लास सारी की। और टेस्ट भी मैंने इसलिए सारे दिए। आपसे मेरी बात भी हुई थी, मेरे को याद है 2025 के जनवरी में आप घर पे थे, मैं यहाँ दिल्ली में आया था। हाँ। और मैंने आपको कॉल करा था, तो उस टाइम पे भी मैंने आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे, तो आपने ये बोला था कि यार टेस्ट सारे सॉल्व करो, और बाकी सिली मिस्टेक्स के लिए आपने मेरे को गाइडेंस दी थी उस टाइम पे। तो मन बना लिया था सर कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आके मैथोक्रैट प्रॉपर ज्वाइन करूँगा। तो सर बहुत बड़ा रोल है सर मैथोक्रैट का, तो मेरे इस नंबर लाने में। मेनली तो वैसे आपका खुद का ही रोल है, क्योंकि जैसे आपने सारी क्लासेस, मेरे को ये भी याद है कि आप लास्ट क्लास में भी आए थे। हाँ यस। तो एट द एंड तो देखो डिसिप्लिन मैटर करता है। डिसिप्लिन मैटर करता है। जैसे क्लास में तो सबको ही पढ़ाया जाता है। यस सर। तो एट द एंड अगर कोई डिसिप्लिन से चीज़ फॉलो कर रहा है, जैसे कि भाई सारे टेस्ट लिख रहा है, यस सर, तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। हेल्प करता है सर, बिल्कुल हेल्प करता है। तो एट द एंड इट्स ऑल योर एफर्ट, बस थोड़ा बहुत कैटलिस्ट हमें मान सकते हो। नहीं सर, वो कैटलिस्ट का होना है ना, और वो मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैटलिस्ट ही कभी कभी होता है जो बस जो इधर इस पार से उस पार के बीच का डिफरेंस होता है, वो कैटलिस्ट जिनको मिल जाता है तो निकल जाते हैं। ठीक है माधवेंद्र, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा आपसे, जैसे अपने बहुत से स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में, दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, बट लेट्स से कि आई पर्सनली नो सम कि उन्हें 2 अटेम्प्ट हो गए पर वो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। अच्छा, है ना। जैसे मैं इस बार किसी का इंटरव्यू देख रहा था कि देयर वाज दिस गर्ल, वो उसका 6th अटेम्प्ट में हुआ। अच्छा। सब कुछ 6th अटेम्प्ट में हुआ उसका, मतलब प्री भी उसका 6th। अच्छा। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपके अच्छे मार्क्स रहे हैं प्रीलिम्स में, और आपने 4 मेंस भी लिखे हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मतलब जिनका जैसे नहीं हो पा रहा तो उनके लिए? सर मेरे को तो लगता है सर प्रीलिम्स में ना 2-3 चीज़ों की एकदम मतलब गांठ बना लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि स्टैटिक ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर से। मतलब करंट अफेयर ऐसा होता है कि कट ऑफ जैसे अगर मान लीजिए 85 गई है ना, तो 85 ±5 तक आपको स्टैटिक ही लेके आएगा। अब वहाँ से आप उसके ऊपर कितना जाते हो वो करंट लेके जाता है आपको। तो आपको कट ऑफ तक तो पहुँचने के लिए स्टैटिक ही करना है। और आज जो मेरे को दिक्कत सबसे ज़्यादा लगती है कि मार्केट में इतना ज़्यादा शोर शराबा और इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, कि लोग करंट अफेयर्स का मार्केट बन गया है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो करंट अफेयर्स की वजह से लोगों को है ना वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है, फोमो होने लगता है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये फोमो को कंट्रोल करके आप स्टैटिक पे फोकस करो। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, आप इसको मास्टर कर लो, आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। और उसके ऊपर आपको मेहनत ऑब्वियसली करनी है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स पे, बट जो कोर है आपकी, आपका मास्टरी होनी चाहिए उस चीज़ पे। और दूसरी चीज़ ये सर कि उसमें भी आपको जो स्ट्रैटेजीज अपनानी है सब टेस्ट में अपना लो, वहाँ जाके आपको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो मैं जैसे मेरे को प्रीलिम्स बहुत अच्छा लगता था, वो स्टेज मेरे को पसंद थी, तो क्योंकि जेई वाली आदत पड़ी हुई थी तो अच्छा लगता था सॉल्व करना, और वो हो भी रही थी। और वो हो भी रही थी। तो मतलब टेस्ट सॉल्व करते हुए मतलब ये रहता था, टेस्ट को मेरे को जैसे 2 घंटे का है तो मैं 1.25 घंटे में मेरे को कंप्लीट करना है प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि OMR भरने में असली एग्जाम के प्रेशर में वो टाइम है ना फिर खिंच जाता है। तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पेपर खत्म करना ही करना है प्रीलिम्स का, कुछ भी करके अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया था। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लिखे थे मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देते जाता था, लगता था किसी दिन की 3 आध दे देते हैं तो 3 दे दिया करता था मैं प्रीलिम्स के। और जितनी स्ट्रैटेजी होती थी वो मैंने उसमें इम्प्लीमेंट कर ली। और एक ये था सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व उसमें भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत तो ज़्यादा। किस ईयर तक किए थे आपने उसमें PYQ? उसमें तो सर मैंने 2013 से ही किए थे। 2013 से लास्ट 10 ईयर उसको, मतलब लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए ना कि आपको है ना ऑप्शन तक आपको कंठस्थ होने चाहिए, कि आपको जैसे अगर कोई क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि 2017 का है, 2018 में आया है आपको। अच्छा। अगर जैसे होता क्या है ना, यूपीएससी है ना बहुत सारे क्वेश्चंस को है ना ऑप्शन से उठाती है। जैसे 2016 में उन्होंने मान लीजिए कोई वाटरफॉल पे क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें उन्होंने 4 वाटरफॉल दे रखे हैं। अब
वो 4 ऑप्शन जो है ना वो गोल्ड माइन है अगले अब यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के लिए। वो 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उठा के पूरा क्वेश्चन बना देगी बाद में वो। तो लोग कभी कभी वंडर करते हैं ना कि यार प्रीलिम्स इतना बड़ा है, कैसे हम सब इतनी टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, कैसे याद करेंगे। तो एटलीस्ट आप इतना कर लो, जितने ऑप्शंस यूपीएससी दे चुकी है ना प्रीवियस ईयर में, उन पे तो अच्छे से वर्क उन पे अच्छे से वर्क कर लो तो आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऐसे काम आता है। और बाकी तो सर यही है, मतलब जो सोर्सेज आपके जो फिक्स कर रखे हैं ना वही पढ़ो, बार बार करो, बार बार उसको करो। मतलब ये सर बहुत बोरिंग काम है, ये बोरिंग काम से ही ये होगा। ये नई चीज उठाने से क्या एक्साइटमेंट तो आता है, लेकिन वो बहुत डेंजरस है। हाँ, वो रहेगी नहीं माइंड में, रहेगी नहीं माइंड में, उसको रखने का मतलब नहीं है। अपन को एग्जाम निकालना है, तो जो आपने बना रखे हैं नोट्स, ट्रस्ट करो अपने आप पे कि वो फोमो में मत पड़ो, ट्रस्ट करो आपका जो कंटेंट है उससे निकलेगा और आप सही में निकाल लोगे। राइट। अच्छा माधवेंद्र, आपका सीएससी एस्पिरेंट्स को आपका सजेशन जो अपीयर हो रहे हैं। सर ओवरऑल सारे एस्पिरेंट्स को मेरा यही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्प मांगने से डरना नहीं चाहिए। मतलब अगर कभी आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में, आपको कहीं पे भी या खुद के मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल, आपको कभी भी मदद की ज़रूरत है तो जो भी अवेलेबल है उससे मांगनी चाहिए। और अगर गाइड आपके पास है, कोई सीनियर है, कोई टीचर है, कोई मेंटर है, तो अगर आपको लगता है कि वो आपकी किसी भी वे में हेल्प कर सकते हैं ना, तो रीच आउट फॉर हेल्प। और आपको लगता है आपको अगर कोई कोर्स पर्टिकुलरली हेल्प कर सकता है तो आप एनरोल कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो आपका काम आपके लिए करके दे रहे हैं उसको। और बाकी तो सर ये है कि ट्रस्ट करना चाहिए सर, ट्रस्ट योरसेल्फ। जो ये प्रोसेस है ना वो जस्ट एग्ज़ाम क्लियर होने पहले तक नहीं लगता है कि हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर, बट वो हो जाता है। आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बस एक ही अटेम्प्ट चाहिए। मैं यही सोचता था आखिरी तक आते आते कि मतलब मेरे को बस एक अटेम्प्ट चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, भले मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है आपको यही वाला अटेम्प्ट हो जिसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो वो ट्रस्ट आपको अपने पे रखना ही पड़ेगा कि मेरा हो सकता है, मैं कर लूँगा। वो ट्रस्ट क्या है सर, गायब होने लगता है इस प्रोसेस में, बीच में जब फेलियर काफ़ी बार देख लो या फिर एक ही चीज़ में आप बार बार अटक रहे हो तो लगने लगता है कि यार ये शायद निकलेगा ही नहीं। बट वो एकदम से ही निकलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो निकल गया आपका, और आप सोचते ही रह जाओगे जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं कि हो गया। तो इट इज़ पॉसिबल एंड इट विल बी पॉसिबल। ट्रस्ट योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। और फैमिली, आपके मम्मी पापा, भाई बहन जो भी हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो हमेशा मतलब आप उनके टच में रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, और जितना समय उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं उतना कीजिए। वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो कि इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रेक लेने से मत डरिए, मतलब ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। मोमेंटम टोटल ज़ीरो नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक भी घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रेक लेना है तो मतलब 2 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। आप मशीन नहीं हो कोई कि आप रोज़ ही पढ़ते रहोगे, इतना इम्प्रैक्टिकल भी नहीं बनना है। और बाकी दोस्त वगैरह हैं तो कभी कभी उनके साथ घूमने चले जाना, खाने पीने चले जाना, तो ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है सर। और मेरे को लगता है ये प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि आप अपनी लाइफ छोड़ के पूरी करो। तो ओवरऑल यही रहेगा सर, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, मदद मांगो और फैमिली और फ्रेंड्स के कनेक्शन में रहो, तो निकल जाएगा एग्जाम। थैंक यू माधवेंद्र, थैंक यू सर, ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। केजीबी का टेम्पो है केजीबी का टेम्पो आया है